नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्फ संशोधन बिल तो सदन से पास हो चुका है, लेकिन विरोध के सुर न पहले कम हुए न अब कम हो रहे हैं। संसद में बिल पर संग्राम देखने को मिला और सड़क पर भी वही संग्राम नजर आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिस पर पर्दादारी की दरकार थी। कुछ तो था जो कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा था, कुछ तो ऐसे राज थे जो विपक्ष छिपाना चाहता था। सवाल कई हैं जिसके जवाब मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का और एक कट्टरपंथियों का। लेकिन सबसे सटीक जवाब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिया। महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि वक्फ बिल पास होने के बाद अब मनमानी नहीं चलेगी। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले लेगा। चंद कदम की दूरी बस बची हुई है। इसी बीच देश की राजनीति में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रतनपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई डकैती नहीं डाल सकेगा। वर्षों से वक्फ संपत्तियों के नाम पर लूट चल रही थी, जो अब बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल सरकार के लिए वाटर लूज साबित होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है, उनसे अब चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चल रहा ये वार पलटवार, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी आपका बहुत स्वागत है। मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन खान जी आपका भी बहुत स्वागत है। और दीपेश द्विवेदी, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अवधेश जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी।
एक तरफ देखा जाए तो बिना किसी पॉलिटिकल फेलियर के, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी की सरकार हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो, देश हित में ऐसे फैसले वो लगातार ले रहे हैं बिना किसी पॉलिटिकल फेलियर के, बिना किसी डर के। तो दूसरी तरफ विपक्ष हार के बाद और फिर हार के बाद जो तुष्टीकरण वाली राजनीति है वो छोड़ ही नहीं रही है विपक्ष। बिल्कुल अपूर्वा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति अक्सर नहीं हो रही है। ये तो पिछले 70 साल से जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद से यही हुआ है। तो हुआ क्या है, केवल अपनी वोट बैंक के खातिर जो सरकारें थी उस समय, उन्होंने अपना फायदा लिया। किसी ने वक्फ बोर्ड बनाया, किसी ने 370 लगाई कश्मीर में, किसी ने जो है जामिया इस्लामिया से ANU से जो है दलितों का आरक्षण खत्म कराया। ये कहीं ना कहीं केवल यही दर्शाता है, जो पिछली सरकारें हमारे देश में रही हैं अपूर्वा जी, वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके, जाति धर्म में बांट करके अपनी राजनीति करती हुई आई है। अब क्या है, 2014 के बाद तुष्टीकरण की राजनीति हुई, धर्म की राजनीति हुई, जाति पात में बांटने की राजनीति हुई, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। अब राजनीति चल रही है देश में विकासवाद की, और ये जो विकासवाद है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का विकास। भारतवर्ष में जितने भी जाति पंथ के लोग रहते हैं, जितने धर्म के लोग रहते हैं, सभी का विकास इस समय हो रहा है। ये लोगों को पच नहीं रहा है। आज यदि देखिए वक्फ बोर्ड आ रहा है, वक्फ बोर्ड जो विधेयक संशोधन बिल जो लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस पर इन लोगों को विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जो आपके समझिए, जो गरीब मुसलमान थे, जो बेवा मुसलमान थे, जो बेचारे यतीम थे, जो भीख मांगते थे, उनको आज तक हक नहीं दिया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा। जबकि वक्फ बोर्ड क्यों बनाता है, बताएंगे खान साहब बैठे, अपने मतीन खान साहब बैठे, अच्छी तरह से बता पाएंगे। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाता कि जो देश का गरीब मुसलमान है, यतीम है, बेवा है, पूरी तरह से जो बेचारे जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, घर नहीं है, उनका कहीं ना कहीं उनका विकास हो सके, इसलिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था। लेकिन वक्फ बोर्ड ने क्या किया? ठीक है भाई, एक जो बिल्डिंग है, मैंने कल भी आपको बताई थी, शायद आपके साथ डिबेट थी मेरी, हैदराबाद में कई ऐसी बिल्डिंग है जिनका जो किराया आता है हजारों में आता है, 25,000 30,000, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो किराया जाता है 2,500 2,000 1,500 रुपए। तो वो ऊपर का पैसा कहाँ जा रहा है? ना तो वो मुस्लिम विकास के लिए लग रहा है, ना वो मुस्लिम बेचारे जो भीख मांग रहे हैं उनको मिल रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? अब वो पैसा जा रहा है जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। अब भैया उन्हें तो खलबली मचेगी, क्योंकि वो पैसा आना बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है आशीष जी, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर अब तक जो लूटपाट मची थी वो अब बंद हो जाएगी। अब वक्फ की जमीनों पर अस्पताल बनेगा, वक्फ की जमीनों पर स्कूल कॉलेज बनेंगे, रोजगार के तमाम जो आयाम है वो अब हमें उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। क्या परेशानी हो रही है विपक्ष को? क्या ऐसी क्या बुराई नजर आ रही है संशोधन में? देखिए, कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने खुद ही ये कबूल लिया है कि अब जो है स्कूल कॉलेज बनेंगे और अब जो है अस्पताल बनेंगे वक्फ की जमीन पे, वक्फ की जमीन पे। उनकी जो सरकार थी उसमें अभी तक कोई वैसे भी नहीं बना। तो कहीं वो, और दूसरी बात जो लूट की बात है, आए दिन आप अखबार देखिए, अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि अब तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही लूट मार मचाए पड़ी हुई है। बरेली में एक दरोगा और 2 पुलिस वालों ने मिलकर एक आदमी को किडनैप कर लिया, पुलिस उन्हीं को ढूंढ रही है, वो फरार है। एक जगह कहीं एक महिला पुलिसकर्मी अपनी सीनियर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने के लिए जा रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो पुलिस यहाँ ये लूट मचा रही है। इन मुद्दों से कैसे जो है लोगों का ध्यान हटाया जा सके, इसलिए इस तरीके की कवायद जो है चलाई जा रही है, और कुछ भी नहीं है। इनको किसी का भला करने की कोई मंशा नहीं है। केवल एक मकान है मुंबई में जिसको बचाने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है, जिसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि वक्फ की जमीन पे अंबानी साहब का जो घर बना हुआ है, जो दी गई थी एक अनाथालय के लिए, जिसको 21 करोड़ में उन्होंने खरीदा था, जिसकी उस टाइम कीमत 100 करोड़ से ऊपर थी, वो चीजें हैं, उसको छुपाने के लिए ये पूरी कवायद चलाई गई है। बाकी इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कहीं किसी पर्टिकुलर केस में कुछ अनियमितताएं जरूर हो सकती हैं, तो क्या बाकी जगह नहीं है? यहाँ हजारों करोड़ के घोटाले और घपले हुए जा रहे हैं, वहां तो नहीं हो रहा। वहां तो न मोदी जी जाग रहे हैं, न योगी जी जाग रहे हैं। वहां का क्या, कितने सारे विभाग हैं, उनमें आए दिन चीजें पकड़ी जाती हैं, तो क्या वो विभाग बंद कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं ना। तो ये इस तरह कह देना कि नहीं, वो अनियमितताओं को दूर करने के लिए ये है, नहीं, अनियमितताएं हम वैसे भी दूर कर सकते थे, लेकिन जैसा मैंने कहा, मंशा केवल एक मुंबई के मकान को बचाने की है। चलिए ठीक है।
मतीन साहब, आपसे समझना चाहूंगी मैं, अभी तक जो लूटपाट मच रही थी वक्फ की जमीनों के नाम पे, जैसा भी मेजर आशीष जी ने कहा कि एक वर्ग को बचाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, वरना वक्फ ने तो ताजमहल तक पे दावा कर दिया था। वक्फ कल को क्या पता सदन पर दावा कर दे, संसद भवन पर दावा कर दे, तो ये चीजें रुकना तो जरूरी है ना, कहीं तो इस चीजों पे लगाम लगाई जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, एक रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंटेशन हो। अपूर्वा जी, आप एंकर हैं, आप तो कम से कम झूठ न बोले। पार्लियामेंट पे किसने दावा किया है? अरे कर तो सकते हैं, ये किरण रिजिजू ने कहा है। ये अरे सर सुनिए मतीन साहब, एक मिनट को आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? ये किरण रिजिजू ने लोकसभा में उन्होंने कहा था जिस दिन वो लोकसभा के सदन के पटल पर, ये आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए मतीन साहब। अब आप देखिए, एक शब्द पकड़ के अब आप बोलना शुरू कर देंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। टीवी चैनल पे आप लोगों को गुमराह करने का काम, अरे पहले पूरी बात सुन लिया करिए मतीन साहब। अब देखिए, मुसलमान पार्लियामेंट पे हमला करने जा रहा है, पार्लियामेंट उनका ताजमहल पे दावा नहीं किया गया था, ताजमहल पे दावा नहीं किया गया था। किसने दावा किया? वक्फ ने दावा किया था। काहे वो है, वक्फ नहीं है। तो किरण रिजिजू ने यही कहा था कि कल को अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है इस बिल में, तो क्या पता वो सदन में, संसद पे दावा कर दे कि ये वक्फ की जमीन पे ये संसद बना हुआ है। यही तो गुमराह कर रही है आप लोग। कहां किसने दावा कर दिया? कौन सी मस्जिद में दावा कर दिया? अभी देखिए आगरा इलाहाबाद में वो एक रजवी करके जो भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक है, इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया, योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया। अरे वाह 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 भाई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग दावा करें उल्टा सीधा झूठ फरेब, मगर एंकर साहिबा को तो कम से कम 22 नहीं। अरे मैंने तो वो बात कोट की है जो रिजिजू साहब ने अपने भाषण में कही थी। आप चैनल पे भड़काने का काम कर रही हैं। आप देखिए सर, अब आप सुन लीजिए मतीन साहब, ये अधकचरा ज्ञान लेके मत, अधकचरा ज्ञान लेके नहीं। मैंने क्या बोला, किरण रिजिजू ने ये बात कही थी जब वो संशोधन जो बिल था वो जब वो पेश कर रहे थे लोकसभा में, कि कल को क्या पता वक्फ उठ के आए और संसद भवन में दावा कर दे कि ये जमीन उनकी है। तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आप तो एक एंकर हैं, बायस होना चाहिए। आपको चाहिए कि सही बात जो है वो आए, जिससे लोगों में मनाफरत ना फैले। अरे बैलेंस करने मैं जवाब दे रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए, तो चलिए आप जवाब तो दीजिए ना, जवाब तो दीजिए। हाँ वही तो अब कम टू द पॉइंट आने दीजिए कि जिस तरह से एक खास करके जो 8-10 मुसलमानों को बुर्का उर्का पहन करके जो भारतीय जनता पार्टी का जो सेल है, जो मुसलमान पसमानदा मुसलमानों के नाम पर, इसी तरह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम पर जो लोग थे उनको ले जाकर के खड़ा करके फोटो खिंचवा रहे हैं कि साहब वक्त तरमीम बिल पास हो गया, मुसलमान भी खुश हो गए, उनको मिठाई खिला रहे हैं। आप सच्चाई देखिए, लखनऊ साहब कई तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी खुश हुए हैं, मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग हुई हैं, मिठाइयां बांट रही हैं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जश्न मनाने की बात करते हैं। मुसलमानों से कोई नहीं, 99.9% मुसलमान इस वक्त तरमीम बिल का मुखालिफ है और रहेगा। अब आप बात सुन लीजिए, जो पॉइंट आ जाइए कि जिस तरह से ये भ्रम फैलाया गया कि साहब वहां जो है वो मुस्लिम महिलाओं को होना चाहिए। अभी आज की डेट में केरल में 2 मुस्लिम महिलाएं मेंबर हैं। आज की डेट में तमिलनाडु में 2 मुस्लिम महिला, मैं ये नाम भी बता दूं, लखनऊ में 2 मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं, बिहार में 2 मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं, पंजाब में 2 मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं। ये इस तरह से भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। लिहाजा अपूर्वा जी, आप अपने आप को इस चीज से महफूज रखें। अब रही बात जो आज के बयानात, जैसे ही अभी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास हुआ है, जिस तरह से पुलिस डिपोर्ट की गई है, पता नहीं कौन सा हंगामा होने जा रहा है, कौन सी आफत आने वाली है। सरकार जो है वो लोगों को गुलाम बना करके उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, अगर कोई चीज मुझे नहीं पसंद है तो मैं उसका विरोध कर सकता हूँ संवैधानिक तरीके से, मैं सड़क पर आ करके उसका विरोध कर सकता हूँ। वो विरोध ना करा जाए, इसलिए इतनी पुलिस दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर कितनी पुलिस लगा रखी है, डराने के लिए लगा रखी है कि हम संवैधानिक अधिकार का हमारा हनन हो जाएगा, हम संवैधानिक के राइट भी नहीं कर सकते। ये संविधान को कुचलने के लिए काम किया जा रहा है।
ये मुसलमानों के साथ साथ संविधान को मतीन कुचलने के लिए काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है। दीपेश जी एक मिनट, दीपेश जी से सवाल ले लेते फिर सीधे मोहित जी मैं आपका रुख करती हूँ। दीपेश जी, किन अधिकारों की यहाँ पर बात की जा रही है जिसका हनन हो जाएगा अगर ये बिल कानून बन के आ जाता है? तो जैसा भी आपने मतीन साहब को भी सुना, सीएम योगी भी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनों के नाम पर अब कोई लूटपाट नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, रिकॉर्ड होंगे, डॉक्यूमेंटेड चीजें होंगी। और हम ऐसी जमीनों को भी देख रहे हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन पे वक्फ दावा कर रहा है, तो ऐसी जमीनों को भी उत्तर प्रदेश में अब चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, मतीन साहब जो कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई भी प्रॉपर्टी है और आर्टिकल 26 में जब इनको स्वतंत्रता दी गई है कि भाई हम हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इन कानूनों पर वो अपनी आजादी की बात रख रहे हैं। मैं कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात से चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन है या नहीं है। लेकिन इस नए कानून से एक चीज साफ आई है सामने कि कम से कम पारदर्शिता बढ़ेगी। महिलाओं के योगदान के बारे में पहले मतीन साहब बताए हैं कि यहाँ आ चुकी हैं, अब ये अनिवार्य रूप से 2 महिलाएं शामिल हो जाएंगी। इनका एक सवाल ये भी है कि क्या हिंदू या अन्य गैर मुस्लिमों को उसके सदस्य बनाया जाना चाहिए कि नहीं, इस पर भी इनकी आपत्ति हो सकती है। ऐसी चीजें हैं जो विवादित हैं और इन पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगी। ठीक है मोहित जी, बिल पास होने के बाद किसी तरह की कोई मनमानी नहीं चलेगी। सरकार अब ये चिन्हित कर रही है कि वक्फ की जो अवैध जमीनें हैं उस पे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, अस्पताल बनेंगे। फिर परेशानी क्यों हो रही है विपक्ष को? मतीन साहब जैसे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? यानी अगर वो इतना तिलमिला रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है अपूर्वा जी, वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। अब आप देखिए कि इतना सब होने पर भी ये इस जमीन का उपयोग मुस्लिमों के कल्याण के लिए नहीं हुआ। ना कहीं चिकित्सालय बनाया, ना उच्चतम शिक्षालय बनाया, ना कहीं गरीबों के लिए कॉलोनी बनाई। वक्त में सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है और जमीनें जो हैं उन्होंने सब कब्जा करके उसका खरीद फरोख्त कर रहे हैं लीगल तरीके से। और देखिए कि धीरे इतनी बड़ी जमीन है कि मतलब एक पूरा एक देश बन जाए। अब देखिए, पाकिस्तान पहले ले लिया, बांग्लादेश अलग हिंदुस्तान का टुकड़ा करके ले लिया, अब ये भी ले लिया। अब कह दिया कुंभ की जमीन भी मेरी है। हुसैनाबाद लखनऊ में गोपेश्वर महादेव मंदिर सैकड़ों साल पुराना, उसको कह दिया वक्फ बोर्ड का। जब वक्फ बोर्ड से मीडिया ने पूछा तो कहा उन्होंने कि पूरा हुसैनाबाद ही हमारा, बोर्ड भी लगा दिया वहां। अब आप वहां उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। अब कानून बना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप न्याय मांगने जा सकते। अब वक्त जिसको चाहता था उसको वक्त, हिंदू मुसलमानों की सबकी जमीन, मस्जिदें, मंदिर, सबको वक्त। वो दिन भी अभी देखिए वहां मुंबई मौलाना साहब खुद कह रहे थे, मतीन खान साहब मैं सुन रहा था कि किसी का मकान उनका कह दिया वक्त ने हमारा है। तो अब वहां पर आप देखिए कि अभी आशीष चतुर्वेदी जी ने बताया कि वहां मुंबई में कह दिया, ऐसे ही वो दिन दूर हमारा घर भी कह देंगे, आपका घर भी कह देंगे, हर पूरे भारत को वक्त कह देगा कि ये हमारा। अब ये वक्त की गलती नहीं है कि ये हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ 1993 में, उस संशोधन की ये गलती थी। उसमें ये लिखा कि 1995 में पहले किया, फिर 2013 में असीमित अधिकार दे दिया। और वक्फ जिसको कह दे ये संपत्ति मेरी है तो कागज जो है वक्फ को नहीं दिखाना है। अब वो व्यक्ति कागज दिखाए। अब बताइए, पुश्तों से कोई जमीन है, मंदिर की है, मस्जिद की है, उसके पास कागज नहीं है, किसी का घर पुश्तैनी है, तो अब वो बेचारा परेशान हो, वक्त ने उसका कब्जा कर लिया। अब उसको जो है करोड़ों अरबों की जमीन सैकड़ों हजारों में लाखों में बेच दिया। इस तरीके से किसी मुसलमान को फायदा नहीं था। अब योगी जी ने कहा वहां विद्यालय बनाएंगे, शिक्षालय बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल बनेगा, गरीब मुसलमानों के लिए कॉलोनी बनेगी, तो उससे मुस्लिम भाइयों का सबका कल्याण होगा भारत में। और हम तो सनातन धर्म हमारा ये चाहता है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और ऐसा संशोधन इतना अच्छा हुआ है कि अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह जा सकते हैं। वक्फ की जमीन थोड़ी कोई ले रहा, उसका सुधार हो रहा है, उसका सदुपयोग हो, इसलिए संशोधन हुआ है, तो उसको समझना चाहिए। और जो अशिक्षित मुस्लिम है उनको भड़का रहे हैं
कुछ लोग, और जो जिनकी संपत्ति जा रही थी, जो अब वक्त मिसयूज नहीं कर पाएंगे, वही लोग भड़का रहे हैं, इसलिए आंदोलन और ये सब धरना प्रदर्शन हो रहा है। थोड़े दिन में आप लोग मीडिया के माध्यम से सत्य का ज्ञान होगा, सब बिल शांति पेश हो होने से जाएगी। पहले कहा जा रहा था कि जमीन सड़कों पर उतर जाएंगे, कुर्बानियां दी जाएंगी, खून बह जाएंगे। हमने जैसे पिछले कई ऐसे कानूनों को लागू होने के बाद हमने देखा, शाहीन बाग प्रोटेस्ट हमने देखा, सीए, एनआरसी, इन तमाम चीजों को लेकर हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ गया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई हंगामा नहीं हो रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। क्या माना जाए कि मुस्लिमों को कोई इन चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या वो इन चीजों को समझ चुके हैं? क्योंकि कई तो तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी जहां पर मुस्लिम महिलाएं इन चीजों से खुश हो रही हैं और कह रही हैं कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी होगी, चीजें पारदर्शी होंगी, तो हमें भी पता चलेगा कि हमारी जो संपत्ति है या जो हम संपत्ति अपनी दान कर रहे हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कितना राजस्व वक्फ बोर्ड को मिल रहा है इससे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी कहती है कि किसी के भले के लिए मोहित जी, सवाल मेरा आशीष जी से है, मैं आऊंगी आपके पास। सवाल मेरा आशीष जी से। ठीक है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम किसी के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अतीत में जाकर के देख लीजिए, इनके नेता प्रवक्ता किसानों के भले के लिए एक कानून लाए थे। पूरे देश में किसान जो है आंदोलन करते रहे, वो कहते रहे कि हमारे हित में नहीं है, लेकिन ये कहते रहे नहीं, ये तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लिए अच्छा है। अब सब जानते हैं कि वो किसके लिए लाया जा रहा था, कौन गोडाउन बना रहा था, गोडाउन के लिए कितनी हजारों एकड़ जमीन किसने खरीद ली थी। उसके बाद ये पेंशन स्कीम लेकर के आ गए, तो फिर ये कह रहे थे कि नहीं, ये एम्प्लॉयज के फेवर में है। फिर देश में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, फिर वो भी इनका जो है बैक हो गया। अब ये मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि नहीं, आपके भले के लिए है। ये किसी के भले के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी के भले के लिए है जिसका मकान मुंबई में है। अभी एक आपकी मैं उस पर सुन रहा था कि कहा कि ताजमहल पे जो है दावा कर देगा। कहा वो दावा करेगा या नहीं करेगा वो तो बाद की बात है। दिल्ली का लाल किला तो आपने अभी से अडानी को दे रखा है। दिल्ली का जो लाल किला है वो तो अडानी के पास लीज पे है ऑलरेडी, वो तो वक्फ और इसके तो मतलब ही नहीं। आपने तो इंतजार ही नहीं किया, आपने तो दिल्ली का लाल किला उठा करके दे दिया भाजपा ने। और आपने कितने एयरपोर्ट दे दिए, कितने रेलवे स्टेशन दे दिए, कितने प्लेटफॉर्म दे दिए, कितनी ट्रेनें दे दी। तो आप तो वक्फ बोर्ड से भी कहीं ज्यादा आगे हैं भाई साहब। जो आप ये जो मन चाहा बेचे दे रहे हैं देश की धरोहर, आपने तो बनाई नहीं, आपकी सरकार ने तो बनाई नहीं। अभी एक महाराज कह रहे थे कि 70 साल में हुआ क्या इस देश में, इसरो, IIT, जितने एटॉमिक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब कौन लेके आया था? हैं जो आप ये टीवी बैठ के अभी बोल रहे हैं, ये कौन लेके आया था? ये सब चीजें हैं जिनको ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। और कहां देश खड़ा है आज? ये लोग ट्रिलियन इकोनॉमी, आप भाजपा के लोगों से सुनेंगे एक शब्द ट्रिलियन इकोनॉमी। इन लोगों ने सीख लिया है, आधों को तो स्पेलिंग नहीं पता होगी ट्रिलियन की, कितने जीरो लगते हैं ये नहीं पता होगा। बात कर रहे हैं इतनी, आज देश का 1 रुपया भूटान के बराबर आ गया है। हमारा भूटान जो बगल में, जितनों ने आधों ने भूटान का नाम नहीं सुना होगा, उसके बराबर है आज 1 रुपया हमारा। और कुछ ही दिनों और देख लीजिएगा, सोमालिया के पार ना निकल जाए तो बात करिएगा। और तब तक ये लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे, डंका बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है, ये हो रहा है। किसका डंका बज रहा है भैया? अमेरिका ने हथकड़ी लगा के भारत के जो वहां नागरिक थे उनको वापस भेजा, आपने तो कुछ नहीं किया, बैठे रह गए ऐसे के ऐसे ही। अब तो ठीक है, अवधेश जी जवाब दीजिए। अवधेश जी जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि अगर ये कानून आ जाता है तो फिर संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अभी आपने आशीष जी को भी सुना कि कई ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस समय को चुना गया है और ये फिर बिल पेश किया गया है। अपूर्वा जी, कहीं कोई संविधान खतरे में नहीं आएगा। केवल वो लोग खतरे में आ रहे हैं जिन्होंने जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की। मैं बताऊं, 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की पूरे देश में, जिसमें से 2,32,000 एकड़ उत्तर प्रदेश में है, और वो सारी जमीन सपा के करीबियों के पास है। ये भाई अभी कह रहे थे कि एक आदमी के लाया गया। अरे भाई, आपको तो खुशी मनानी चाहिए ना। अगर उसकी जमीन आएगी तो भाई वो पकड़ा जाएगा, उसे छीना जाएगा। लेकिन आप अपनी बातें छुपा रहे हो। तो समाजवादी पार्टी की जो करीबी है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ऐसे जने कितने ऐसे माफिया रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वक्फ का पूरा मजा लिया है अपने शासन में, पूरी जमीनों पर कब्जा किया है। आप आने तो दीजिए आंकड़े, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? आशीष भाई कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा, बताइए। आप ये पहली बात कर रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, पीएफ अकाउंट जो 8 करोड़ थे 2014 से पहले, आज 27 करोड़ हो गए, 3 गुना उनमें वृद्धि हुई है। रोजगार नहीं मिलता है, इनका पीएफ अकाउंट होता है। दूसरी बात, आज हमारा देश जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, बाहर विदेशों को दे रहा है। पहले हम बाहर से लेते थे। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ अपूर्वा जी। वेंटिलेटर में बाहर से मंगाना पड़ता था, 1 महीने का समय लगता था, उसमें 1.5 महीने का। आज हमारे देश में बन रहा है वेंटिलेटर,
मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हमारे देश में है, अरे ये कह रहे हैं हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा। दिन पे दिन जो है हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बन रहा है। ठीक है, 15 नए एम्स बनते खड़े हो गए, 7 नए IIT बन गए, 16 नए ट्रिपल IIT बन गए। ये कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई देखिए आशीष भाई, गलती आपकी नहीं है, मैं आपको गलत नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि आप एक पार्टी संबंध रखते हैं, इसलिए शायद आप वही कहोगे जो आपकी पार्टी को अच्छा लगेगा। सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार में क्या काम था पता है आपको? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था उत्तर प्रदेश में। सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है अच्छी तरह से। चलिए, बात ठीक है, करेंगे किसकी बात ठीक है, करेंगे? अवधेश जी, माफियाओं का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि वक्फ के जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अब उन जमीनों को चिन्हित किया जाएगा। मतीन साहब रुक जाइए, सर रुक जाइए, आशीष रुक जाइए, सवाल मेरा मतीन साहब से है। सर रुक जाइए, सवाल मेरा मतीन साहब से है। देखिए ये लोकतांत्रिक मतीन साहब, सड़कों पर तो कोई नहीं उतर रहा, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय का कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जो बवाल कर रहा हो, जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहा हो। बल्कि जब बिल पेश करने से पहले तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने सुन रखी थी कि खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, विपक्ष भी यही कह रहा था। अब तो कोई नहीं आ रहा। अच्छी बात है, कोई नहीं आ रहा ना। अभी राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हुए, राष्ट्रपति जी के सब सिग्नेचर हो जाएंगे और तब बाकायदा संवैधानिक तरीके से ऑल इंडिया पे, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे। और चाहे वो पुलिस मतलब अभी प्लानिंग पूरी हो चुकी है, बस देरी है कि जैसे ये कानून बनेगा हम सड़कों पर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल होगा, यही लोकतंत्र है। तो फिर आप क्योंकि सर देखिए दोनों सदनों से पारित हो गया है, दोनों सदनों से पारित हो गया है, मतीन साहब दोनों सदनों से पारित हो गया है, फिर लगता है कि अभी भी रुक सकता है। अभी संबल में वहाँ भड़का दिया, पत्थर मारने गरीब लोग बेचारे जान चली गई। ऐसी प्रशासन से झगड़ा करा देते, प्रशासन से लड़ा देते मौलाना लोग, गरीब लोग बोर्ड का जो मेंबर बन रहा है। अरे बोर्ड का सिस्टम, मैं ये कह रहा हूँ आपकी बारी में नहीं बोला हूँ, अपनी बारी पे बोलिएगा। मेन है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसी तरह से जिस तरह से सुन्नी से बोर्ड में पहले एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, सारे एमपी मिलकर के 2 एमपी को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाते थे, मेंबर ऑफ असेंबली, एमएलए मिल करके उसमें इलेक्शन करके वो 2 एमएलए आते थे, 2 जो है ब्यूरोक्रेसी से आते थे। इसी तरह से बार काउंसिल से भी 2 लोग आते थे। ये इलेक्टोरल सिस्टम था। अब नॉमिनेशन सिस्टम कर दिया। सब अपने चापलूसों को ला करके बिठा लेंगे, अपने लोगों को ला करके, संघ के लोगों को ला कर बिठा लेंगे, उसमें तबाह बर्बाद कर देंगे मुल्क को। ये बेसिक इंटेंशन है। ये वक्त तरमीम बिल्कुल जबरदस्ती, संख्या की बुनियाद पर जबरदस्ती वो करना, उसका कोई विरोध न कर सके इसलिए पुलिस लगा दी। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप खामोश रहिए। एंकर साहिबा जब वो जा रहे हैं कितने मैं कह रहा हूँ कि बात सुनिए आप। पहले ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से था, अब जो है नॉमिनेशन करके किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का हनन है, ये हनन कर रहे हैं। आज जो भी आदमी संविधान से देश चलेगा ना मौलाना साहब, संविधान से विरोध करना चाहिए, विरोध करने का राइट है हम सबको। अरे तो देश तो संविधान से चलेगा ना। देखिए विरोध करने का राइट है, कानून से थोड़ी हाँ ठीक है विरोध करने का राइट है आपको, आप कानूनी तौर पर विरोध करिए। अभी तो देखिए पहुंच चुके हैं ना ओवैसी साहब ने तो याचिका भी डाल दी है, ओवैसी साहब ने याचिका भी डाल दी है। गलत काम किया, नहीं डाल सकते क्या? ठीक है, अरे तो सर मैं कहा कह रही हूँ कि उन्होंने गलत किया, सही किया, उन्होंने याचिका डाल दी है। चलिए ठीक है, दोनों सदनों से पारित हो गया। दीपेश जी से मेरा सवाल है, दीपेश जी से मेरा सवाल है, सम्मान करना चाहिए सबको, 1 मिनट, संसद का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दीपेश जी से मेरा सवाल है। दीपेश जी, 2 सदनों से पारित हो चुका है, सिर्फ राष्ट्रपति के मुहर सिग्नेचर बाकी हैं इसे कानून बनने में। उत्तर प्रदेश में ऐसी जमीनें अब चिन्हित की जाने लग गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं कि वक्फ में जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, अब उन जमीनों को वापस लिया जाए और जनता की सेवा में उन जमीनों का इस्तेमाल किया जाए। कहां अड़चन आ सकती है? मेरी समझ से इसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। वक्फ के पास निश्चित तौर पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके राइट्स क्लियर नहीं हैं और वो किसी भी रूप में वक्फ घोषित कर देते थे। अब नए कानून से पारदर्शिता है कम से कम कि कौन सी जमीनें चिन्हित की जाएंगी। पहले इनका सर्वे कमिश्नर ये खुद अपॉइंट करते थे, आज डीएम इसका सर्वे करेगा और डीएम चिन्हित करेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है
कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब क्या होगा, कम से कम पारदर्शिता आएगी। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास विरोध किया जाना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है कि 26 का वायलेशन है या नहीं है। अदरवाइज आप इसको शांतिपूर्ण ढंग से इस कानून को चलने दें, और जो सरकार ने बनाया है कानून, निश्चित रूप से तमाम मुसलमानों के लिए, जिसमें सिया को फायदा है, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को फायदा है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को फायदा है, जिसमें बोहरा समुदाय के तमाम मुसलमानों को फायदा है। तो कम से कम अब ये पारदर्शिता है, और मुस्लिमों के लिए तमाम सारे वर्ग, उनके लिए भी न्याय का रास्ता खुलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मोहित साहब। देखिए 2013 में जब संविधान में संशोधन हुआ तो किसी हिंदू ने कोई ऐसा आंदोलन किया जैसा मौलाना साहब बता रहे हैं? हुआ तो मुस्लिम समाज को भी स्वीकार करना क्यों कर ही रहे। कुछ एक मौलाना लोग हैं जो भड़का तो रहे देश में कोई हमने सब स्वीकार किया, अब फिर सोचो कर ही रहे। कुछ एक मौलाना लोग हैं जो भी वहाँ देखिए प्रशासन से लड़ा दिया, कितने गरीब मुसलमान 2-4 लोगों की जान चली गई संभल में। तो ऐसा काम ना करिए। पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है, योगी जी की सरकार बहुत सख्त है, और वो अगर कोई असंवैधानिक काम करता है, पत्थरबाजी करता है, तुरंत बाबा का बुलडोजर चल जाता है। तो इसलिए बहुत मेहनत से मकान बनता है, पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए मेरी राय यही है, अमन चैन से काम लीजिए, शांति से पूरे दिन जो संसद कह रही है उसका सम्मान करिए। और किसी चीज को बनाने में बहुत वक्त लगता है, तोड़ने में 2 मिनट लगता है। सरकार के पास बहुत पावर है, आर्मी है और फोर्स है, प्रशासन है, और संविधान से देश चलेगा। संविधान, आप सुप्रीम कोर्ट गए, अच्छा किया, आप अपनी बात कहिए, संवैधानिक तरीके से कहिए, न्यायालय जाइए और वहां कहिए ये ठीक है। मगर अब सड़क पे आप पत्थरबाजी करेंगे और जोश में आ जाएंगे और सब उग्र आंदोलन करेंगे, ये गलत है। शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन थोड़ा बहुत कर लिया आपने, जंतर मंतर पे अपनी बात कह ली, संसद तक पहुंच गई, सबने सुन लिया, और संसद में दोनों सदन में प्रजातांत्रिक तरीके से सांसद बनते हैं। सबने आपने हमने मिलके वोट दिया है। हम लोग तो हमेशा संसद की बात मानते हैं, कोर्ट की बात मानते हैं। अपनी अपनी बात कही आपने, यहाँ भी कही, ये भी अच्छा है। मगर सड़क पे उग्र आंदोलन करेंगे और गरीब मुसलमानों का उसमें जो है हानि होगी, ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। उग्र आंदोलन मत करिए, शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय के माध्यम से अपनी बात कही। चलिए ठीक है। अवधेश जी, मुस्लिम समुदाय और मतीन साहब ऐसा कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती ये बिल उन पर थोप रहे हैं, ये कानून उन पर थोप रहे हैं, और अब वो प्रदर्शन भी करना चाह रहे तो आप उनको प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। इतनी भारी संख्या पुलिस फोर्स की लगा दी है कि वो प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, काली पट्टी बांध के जुम्मे की नमाज करने जा रहे हैं। कैसे कैसे फिर चलेगा सर? आप उनको प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे, कानून भी थोप देंगे। देखिए अपूर्वा जी, मतीन खान साहब पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हो रहा हूँ इस बात को सुनकर। मतीन खान साहब को बहुत से लोग अपने आदर्श मानते होंगे, ठीक है, मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी गिनती होती होगी। ये इस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। क्या चाहते हैं आप? देश को जलाना चाहते हैं? देश को तबाह करना चाहते हैं आप? मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, ये देश वो कह रहे कि वो कानूनी तौर पर शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ अपूर्वा जी, मतीन खान साहब आज एक बात स्पष्ट करके जाए इंडिया न्यूज पर कि ये भारतवर्ष शरिया कानून से चलाएंगे ये लोग, कि हमारे भारतीय संविधान से चलाएंगे? भाई ये भारत का अपना संविधान है ना, उस हिसाब से चलेगा। आप वही पिछली जो सरकारें थी उन्होंने गुमराह किया देश में एक विशेष वर्ग को। उस वर्ग के लिए, उस वर्ग के उत्थान के लिए, उस वर्ग के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कुछ कर रही है, तो दिक्कत किस बात की हो रही है? मेरी समझ नहीं आ रही बात। 370 जब लगाई गई थी कश्मीर में, तब तक किसने विरोध नहीं किया उसका। लेकिन हाँ, जब 370 हटाई गई कश्मीर से, तब देखा आपने कितना विरोध हुआ। लोगों ने तो यहाँ तक कहा था, पूर्वा जी आपको याद होगा, अरे 370 मत हटाना, बारूद का ढेर है, जलकर राख हो जाओगे। अरे इनको यही नहीं पता भैया, मोदी जी हैं ये, बारूद के ढेरों से रोज खेलना जानते हैं, पता नहीं जज्बात की। लेकिन एक बात और बताऊं मैं, 370 हटने के बाद पूर्वा जी जो कश्मीर में खुशहाली आई है, कश्मीर में आप जाके देखिए माहौल कितना शांतिपूर्ण है इस समय। वहां का जो बच्चा है, वहां के जो युवा है, जिनके हाथों में पत्थर देते थे लोग पहले, आज उनके हाथों में किताबें हैं, लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई रोजगार कर रहा है। इतनी खुशहाली कश्मीर में। लेकिन क्या था, हर समय विरोध करना था। आज 10 बोर्ड पे विरोध कर रहे हैं, और देखिए आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चलिए ठीक है, ठीक है। बोर्ड के बाद जो है, होने के बाद हर गरीब मुसलमान को हक मिलने वाला है। ठीक है आशीष जी, सदन में अमित शाह जब भाषण दे रहे थे तब वो कह रहे थे कि जब ये कानून बनेगा तो इस कानून को सबको मानना ही होगा। जाहिर सी बात है, अगर कानून पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पे
सिग्नेचर कर देते हैं तो मानना तो सबको ही पड़ेगा। इसमें कौन सी पहली बार कोई कानून थोड़ी पास हो रहा है, वो तो जो भी कानून बनता है सबको मानना ही पड़ता है। उसमें कौन सी नई बात है या बड़ी बात है, वो तो एक प्रक्रिया है, वो तो फॉलो करनी ही लेकिन कई पड़ती है। ऐसे और मौलाना भी हैं, हमने जिनसे बात की आशीष जी, वो खुद वक्फ आशीष बोर्ड जी की ने बिल्कुल सच्चाई उगल सही रहे कहा। हैं, वो खुद वक्फ बोर्ड की पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि हाँ, वक्फ ने इस तरह से बिल्कुल। जमीनों पर अवैध तौर पर कब्जा किया है और किसी भी जमीन पर अपना जो प्रूफ है वो साबित कर देती है कि ये हमारी जमीन है, अपना दावा ठोक देती है कि ये हमारी जमीन है। महाकुंभ की जमीन पर भी यही हुआ था। बिल्कुल। देखिए, अगर कोई कहीं भी कोई दावा करता है तो उसके पास उसके पेपर्स होने चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, केवल हवा में नहीं होता है। और ये बहुत सी वक्फ अफवाहें को हैं कागज कि दिखाने की जरूरत नहीं लोग है, कह ये तो देते हैं कि 2013 में वक्फ लिखा है बोर्ड संशोधन में। वक्त किसी भी जमीन को अपना बोल सकता है, यही तो दिक्कत थी आशीष जी, तभी तो ये ने संशोधन कह हुआ दिया है। तो हो नहीं जाता। ये मुझे लगता है गलत धारणा है जो बनाई हुई है कि वक्त कह देगा तो जो भी कह देगा उसका हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, नहीं आप ऐसा होता नहीं पता है। कर लीजिए, हमने इस तो तरह नहीं है। देखिए पढ़ा है, पूरा लॉ पढ़ लीजिए, कानून है वो 2013 में जब पास हुआ, सीमित शक्तियां दे दी वक्फ को। कई मस्जिदों से भी इनका विवाद चल रहा, उसमें बाकायदा मस्जिद की कमेटी बनी हुई थी और उसके बावजूद वक्फ ने कह दिया मेरी है। उसमें लिखा था कि कोई भी अगर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है उसको वक्फ ऑटोमेटिक हो जाएगा। 2013 में कांग्रेस ने सरकार में ये संशोधन हुआ। वक्फ किसी की भी जमीन को भी कह दे मेरा है तो कागज उसको दिखाना पड़ेगा जिसकी जमीन है, ना क्या। बताइए, सतयुग से कुंभ महाकुंभ लग रहा है तो क्या सतयुग में कागज बनता था? अब आज से हजारों सालों से कुंभ लग रहा है तो अब क्या कागज बनता था? शंकराचार्य जी के समय से इतने अखाड़े बन गए, 13 अखाड़े, अब क्या सबके कागज रखा? तो आप बताइए कि सब कागज दिखाए। अब किसी भी जमीन को अपना को बता दे रहा। वही जैसे भस्मासुर नाम का एक दैत्य हुआ, उसने वरदान किसी भी हाथ रख दे वही भस्म हो जाए, तो वैसे ही वक्फ कहीं भी हाथ रख दे वो जमीन उसकी, वो जो अरे है क्या महाराज जी, ये मुस्लिमों के तो हित के लिए सरकार बना, भी तो मुस्लिमों की भाजपा की जमीन कब्जे सरकार भी आने लगा। कानून लेके आई थी ना, जो लोगों से यहाँ कागज मांग रही थी, सीए एनआरसी, और क्या था कि अपने पुश्तैनी कानून कागज दिखाओ। तो वो भी तो सरकार भी तो कानून के तहत लोगों से उनके अपने यहाँ के कागज ही तो मांग रही थी। और उसमें हमारे अभी किसी की भाजपा के नागरिकता मित्र थोड़ी कह छीनी रहे गई, थे, हमारे भाजपा किसी के मित्र मुस्लिम अभी की कह रहे नागरिकता थे नहीं कि गई उसमें। माफिया अब और वो कुंभ की माफियाओं के जमीन ले उन्होंने लेंगे दो तो हम नाम कुंभ गिनाए। कहाँ करेंगे, महाकुंभ कहाँ माफियाओं करें के बताइए। उन्होंने दो नाम गिनाए महाराज जी। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने दो नाम गिनाए, भाजपा के मित्र ने, कि ये दो नाम थे, ये माफिया थे। अभी मैं उनको बता दूं कि 70, 75, 80 मुकदमों से ज्यादा अभी जो मुकदमे हैं जिन पे धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, बादशाह सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, ऐसी एक इतनी लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन वो क्रिकेट खेल रहे हैं और योगी जी की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके नाम के बाद सिंह लगता है और 80 मुकदमे वाले आराम से घूम रहे हैं। ये माफिया नहीं है, इन पे अरे वो कार्रवाई दुबे ठीक है का भी आशीष इनकाउंटर जी, हुआ था भाई, आशीष जी रुक जाइए। अब सवाल मेरा दीपेश जी से है, सवाल मेरा दीपेश जी से है। सर रुक जाइए, अब रुक जाइए, सर रुक जाइए। दीपेश जो जी भी से मेरा माफिया सवाल था है। बाबा ने उसका इनकाउंटर मोहित जी, करवाया। आशीष जी, जो भी मोहित जी, आशीष जी, अब सर रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दीपेश जी से मेरा सवाल है। दीपेश जी, वक्फ बोर्ड को लेकर जितनी तू मैं जितने वार पलटवार चल रहे हैं, अगर उनसे इतर हम ये देखें कि क्या वाकई जो वक्फ बोर्ड है वो कोई चलिए, तो यही सवाल मेरा अब सीधे मतीन साहब से है। मतीन साहब, वक्फ बोर्ड को लेके तमाम तू मैं चल रही है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड एक तरह से धार्मिक ये एक बोर्ड है, कमिटी है, लेकिन जो चीजें यहां पर हो रही है धार्मिक तौर पर तो कुछ भी नहीं यहां पर देखा जा रहा है। सारी चीजें तो संपत्ति से जुड़ी हुई है, संपत्ति का ही विवाद रहता है वक्फ बोर्ड में, और फिर किसी भी जमीन के टुकड़े को लेकर कह दिया जाता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये जमीन हमारी है, जमीन पर ये बना हुआ जो घर है, जो मकान है, जो चीजें, ये हमारी है। दीपेश जी, चलिए दीपेश जी आ गए। दीपेश जी से मेरा सवाल है। अब मैं आप रुक जाइए, मतीन जी सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। दीपेश जी से मेरा सवाल है। मतीन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपेश जी, कृपया प्रश्न दोहरा दें। जी, प्रश्न सर मेरा ये कि क्या वाकई वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है या संपत्ति के तौर पर चीजें हो रही हैं, मुनाफे के तौर पर वक्फ बोर्ड में कमेटी बनाई जा रही है और फिर उन मुनाफों को किस तरह से गरीब लोगों की जेबों में तो जा ही नहीं रही हैं वो चीजें। और राजस्व को लेकर भी कहा जाता है, सचल कमेटी की रिपोर्ट में भी ये चीजें सामने आई हैं
कि जो कमाई कर रही है वक्फ बोर्ड, फिर उसका तो 1% हिस्सा भी गरीब मुसलमानों के पास नहीं जा रहा। ये सही है कि किसी भी धार्मिक संस्थान को अपनी संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए अपना एक कमेटी होती है। ऐसा हिंदू मंदिरों के साथ भी होता है और इस्लाम में भी इसकी व्यवस्था है। पर बात यह है कि क्या इन व्यवस्थाओं में इसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं। ये देखा गया है पिछले दिनों में कि वक्फ की प्रॉपर्टी में निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू संस्थानों में भी नहीं रहा होगा, वहां भी रहा होगा, पर इसे गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए नियम लाए हैं। चूंकि सरकार द्वारा ये नियम लाया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर आगे कुछ त्रुटियां होंगी तो सुधार भी किया जाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सर मैं और जरूरत पड़ेगी तो सरकार जरूरत पड़े तो सरकार से मैं ये भी अनुरोध करूंगा, क्या वक्फ बोर्ड पूरी तरह से रिलीजियस है? नहीं, वक्फ बोर्ड रिलीजियस बिल्कुल है, क्योंकि इस्लाम के कानून के हिसाब से अगर आप आर्टिकल 26 या बाकी आर्टिकल्स को देखेंगे तो उनपे इनको राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टियों को कैसे रेगुलेट करेंगे। पर दिक्कत क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो वक्फ की नहीं है या वक्फ घोषित कर दी गई है। उनको रेगुलेशंस के लिए नए कानून लाए गए हैं जिससे चिन्हित किया जा सके कि वक्फ किन किन प्रॉपर्टियों पर है, किन किन प्रॉपर्टियों पर नहीं है, और क्या उसका वास्तविक डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो पाएगा नहीं पाएगा। इसीलिए रेगुलेशंस के लिए नया एक बोर्ड लाया गया है। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि कैसे हम इस चीज को चलाएंगे। ठीक है मतीन साहब, एक जो परेशानी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की या आप लोगों की ये सामने आ रही है कि फिर अगर संशोधन हो जाएगा तो दखल अंदाजी सरकार की ज्यादा बढ़ जाएगी। इन चीजों से डर लग रहा है, इन चीजों की वजह से ये अभी हमारे बोर्ड की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। अब मेन बात देखिए, जैसे बता रहे हैं, आप भी बार बार कह रही हैं और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वक्फ में भ्रष्टाचार 60% वक्फ की प्रॉपर्टीज में सरकारों के कब्जे हैं। यूपी में यूपी सरकार, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार, केरल में केरल सरकार, इस तरह से 60%, मोर देन 60% जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उन पर सरकार के कब्जे हैं। अब भ्रष्टाचार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा तो हुआ ना, संशोधन हो गया, आ जाते हैं, अब आप जा सकते हैं आगे। आप बात ही नहीं सुनते, डाइवर्ट करने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए दूसरी बात, महाकुंभ में जो एक शहाबुद्दीन रजवी साहब ने दावा पेश किया वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी निकले। इस तरह से दिल्ली के एक इमाम साहब, एक नसरुद्दीन चिश्ती साहब है, इस तरह से लोग ये उल्टे सीधे बयान दे करके दाढ़ी और टोपी में आकर के बयान देते हैं, और वो पूरी मुसलमान कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है कि साहब ये मुसलमान कर रहे हैं। भाई किसी ने आज तक के कभी नहीं दावा किया, कहीं पार्लियामेंट का दावा नहीं किया, कहीं नहीं किया, जब वक्फ की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ही हड़प कर रही है। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों ने बाकायदा तौर पे, आप पूरे शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, हर शहर में यतीम खाने हैं, हर शहर में अनाथालय हैं, और स्कूल कॉलेज मदरसे, ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी, जो वक्फ के अधीन है, वक्फ के ही जमीनों पर हैं। वो गरीब नादार कमजोर मुसलमान और उसमें और बिरादरी के लोग भी, जो भी गरीब नादार हैं, वो भी लोग उसमें तालीम हासिल करते हैं, वो लोग भी जा करके उसमें ठहरते हैं, उनके बच्चे भी उसमें जा करके यतीम खानों में रहते हैं। ये पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित एक तरीकाकार इख्तियार किया गया कि साहब वक्फ को माफिया बना दो। अब वक्फ के अंदर चेयरमैन सरकार द्वारा नामित होता है, सीईओ जो सरकार का अधिकारी होता है, ट्रिब्यूनल में सरकार के लोग बैठते हैं। ये सब चीज होने के बाद ये भ्रम फैलाया कि कोर्ट नहीं जा सकते। अरे ट्रिब्यूनल में फैसला आइदर आर होगा, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वक्फ की तमाम इश्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है कि साहब मुसलमान सब जगह कब्जा कर लेंगे। ये भ्रष्टाचारी है। आपके इसी सवाल के साथ मैं रुक करूंगी। अवधेश जी, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये चीजें बार बार कही जा रही, फिर दखल अंदाजी भी बढ़ जाएगी सरकार की, इन्हीं चीजों को लेकर परेशानी हो रही है। देखिए अपूर्वा जी, दखल अंदाजी तो पहले थी लोगों की, पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो अपने लोग बिठा रखते थे। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं, देखिए योगी जी तो कह रहे हैं कि पहले की सरकार अपना पेट भरती थी, अपना परिवार भरती थी, वक्फ की योगी आदित्यनाथ भी तो 8 साल से भर रहे हैं ना। ठीक, एक मिनट, सवाल मेरा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली में लुटियंस जोन में 123 प्रॉपर्टी कांग्रेस सरकार ने
वक्फ बोर्ड को नाम कर दी थी जब 2014 के चुनाव होने वाले थे, उससे तुरंत पहले, ताकि उन्हें पता था कि हार तो हमारी हो ही रही है, इसलिए ये प्रॉपर्टी कम से कम वक्फ बोर्ड को दे दो। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कांग्रेस को ऐसा लग रहा होगा भाई ये प्रॉपर्टी बाद में हमारी नहीं रहेंगी, इसलिए उसने पहले चुनाव से पहले जो है वक्फ बोर्ड को दे दी। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको 58,890 जो अतिक्रमण के मामले हैं वो वक्फ बोर्ड, वक्फ मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंडिया पर अभी भी दर्ज है, उन पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और एक बात और मैं बताऊं आपको, मतीन भाई अच्छी तरह से जानते होंगे, ये कह रहे क्रिमिनल कोर्ट चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, भाई ये जो 31,999 केस है ना आज तक पेंडिंग है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है हमारे देश में, किसी पे भी दावा ठोक सकता है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। आशीष जी भाई, अरे पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बाकायदा ट्रिब्यूनल बना है, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सारी जगह जा सकते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सिर्फ यही मंशा है कि वो झूठ बोल करके ये लोगों को गुमराह करते हैं, बांटने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये इनका काम है सिर्फ नफरत फैलाना, सिर्फ आम लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और ये झूठ को चीजों के वोट को माफिया बनाने का थोड़ा सा सर, थोड़ा सा 11 साल से भारतीय जनता पार्टी स्कॉलरशिप बंद कर देंगे, फेलोशिप बंद कर देंगे, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीमें बंद कर देंगे और कहेंगे साहब मुसलमानों के लिए बराबर। अरे जो मुसलमानों की मिल रहे थे वो तो छोड़ेंगे। अरे स्कूलों के अभी बाकायदा 27,000 अभी प्राइमरी अब देखिए अभी तक तो ये था ना, माफियाओं की जमीन पर भी लोगों के लिए आशियाने बने हैं, शिक्षा के खिलाफ जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, वो चिन्हित किया जा रहा है। अब रुक जाइए मेजर आशीष जी, सर फाइनल कमेंट, सर फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर मैं, रुक जाइए मेजर आशीष जी, सर फाइनल कमेंट। उत्तर प्रदेश में अब ये चिन्हित किया जाएगा कि कौन सी जमीनों पर वक्फ ने अवैध तौर पर कब्जा किया था। उन जमीनों को लेकर अब अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर उन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तमाम चीजें जनता की भलाई के लिए बनाई जाएगी। सपा का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा ये मानना है कि एक कुछ बहुत से भ्रम है जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये फैलाने की कोशिश करती है। और लोग कहते हैं कि अगर वक्फ कह देगा किसी के घर पे तो कोई पूछेगा नहीं, बस वो वक्फ का हो जाएगा। ये बेतुकी बात केवल भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का व्यक्ति कर सकता है। और वो आपको ये समझाएंगे कि वक्फ का अगर आपके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर दिया आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। जबकि ये मूर्ख भूल जाते हैं कि जब ये कृषि कानून लेकर के आए थे तो उसमें ये प्रावधान नहीं जा सकते थे। ठीक है सर, अब चलिए सर फाइनल कमेंट ले रही हूँ, कम शब्दों में कम वक्त लेते हुए। ठीक है सर, कम शब्दों में फाइनल कमेंट कम वक्त लेते हुए। मोहित चाहिए, अवधेश जी, मेजर आशीष। अरे सर रुक जाइए, अब आप दोनों रुक जाइए सर, आप दोनों रुक जाइए, आशीष जी, अवधेश जी। अधिनियम 2013 सेक्शन 40 में रीजन लीव के तहत अगर बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो रुक जाइए, मोहित जी से मेरा सवाल है, देखिए ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा सर, ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा आप दोनों का, ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा सर आप दोनों का, दूसरों को भी तो बोलने दीजिए। ठीक है अरे सर रुक जाइए, मुझे सर देखिए मुझे डिबेट अब खत्म करनी पड़ जाएगी, आप दोनों की तू मैं इसी तरह रह जाएगी। रुक जाइए मोहित जी, फाइनल कमेंट। मैं बता तो दूं ना कि मोदी कर रहे हैं सर, फाइनल कमेंट मैंने पहले ही कहा था कि मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ, कम शब्दों में कम वक्त लेते हुए आप अपनी बात रखिए। फिर अब आप इस तरह से आरोपबाजी करेंगे तो फिर सर नहीं इस तरह से नहीं होगा, सबको मानना चाहिए। ठीक है मतीन साहब, तो फाइनल कमेंट कम शब्दों में। संविधान का राज होना चाहिए, संविधान में यह अधिकार है कि कोई आपके खिलाफ कानून बनेगा उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से करा है, करेंगे। भारत के अंदर शांति व्यवस्था को कायम होना चाहिए, प्यार मोहब्बत को कायम होना चाहिए। नफरत की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका विरोध करती है। चलिए ठीक है, दीपेश जी। देखिए, अभी चर्चा हो रही थी वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तभी चैलेंज हो पाता था जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले। निश्चित तौर पे पुराने कानून में
इसे हाई कोर्ट में अपील का राइट नहीं था, नए कानून में इसे अपील का राइट है और इसे मिल जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर वक्त कोई गलत काम, ट्रिब्यूनल फैसला गलत करता है तो क्यों उसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए? इससे सभी सहमत होंगे कि हमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो भी ऑर्डर है उसे हमें मानना चाहिए। आखिर न्याय सर्वोपरि है, जो न्याय करेगा वो ठीक सबके लिए साथ लागू होगा। ठीक है। तो पेश जी देखिए, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूं मैं। अवधेश जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आचार्य मोहित शुक्ला जी, मदीन साहब और दीपेश द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई भी चौराहों पर खड़ा होके ये नहीं कहेगा वक्फ का कोई भी इंसान की ये जमीन हमारी है या इस जमीन पर कब्जा हो जाएगा। अब जो भी सार्वजनिक जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, उसका इस्तेमाल स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और योगी सरकार अब इस पूरे मोड में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है कि ऐसी जमीनों को चिन्हित किया जाए। हालांकि अभी वक्फ जो संशोधन बिल है, कानून बनने से बस एक कदम की ओर दूरी है। और अब ऐसे में जिस तरह से मतीन साहब कह रहे थे कि हम तो पूरी प्लानिंग के साथ है कि जैसे ये कानून बनेगा हम कानूनी तौर पर सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। क्या तस्वीर होगी आने वाला वक्त बताएगा। तो आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।